अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस पर तो हमारी नज़र होती ही है, लेकिन इसी दौरान खान साहब थोड़े से हमें इस वक्त मंजर से गायब गायब लग रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली देख रहे थे कि वो आवाम में जा रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका एक प्रेशर जो था वो बार बार जब आवाम बड़ी तादाद में जमा होते हैं तो आता है उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी। और एक पोलिटिकल एक्टिविटी रहती है तो फिर चीज़ें उनके अंडर डिस्कशन रहती हैं। लेकिन अब जब से वो ज़ख्मी हुए हैं, ज़ाहिर है वो उस तरह से पॉलिटिकल गैदरिंग्स में और वो चीज़ें नहीं उस तरह से एक्टिवली कर पा रहे। लेकिन बहरहाल इंटरव्यूज़ और जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं वो, और टेलीफोनिक खिताब वगैरह भी उनके चलते रह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है बोल टीवी के लिए। उसमें उन्होंने एक दो बड़ी अहम बातें की हैं, तो उस बातों के हवाले से भी आपसे डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में, और उसके साथ साथ बताएंगे कुछ आपको मज़ीद भी कि क्या सूरत हाल है जो पीडीएम ने जहाँ पर लाकर चीज़ों को अब खड़ा किया है, तो उससे आगे क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और इसके साथ साथ इसको वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने हल्का अहबाब में भी फैलाएं। अच्छा जी, खान साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया जमील फारूकी साहब को, और उसके ऊपर उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने ये बताया कि जो नैब है वो तो जनरल बाजवा के अंडर थी, यही वजह है कि किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकी, और वो जिसको चाहते थे अंदर डाल देते थे, जिसको चाहते थे वो बाहर निकाल देते थे। वो सारी चीज़ें जो थे वो जनरल बाजवा साहब खुद ऑपरेट कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिस पर मैं ख़ास तौर पर कमेंट करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा शहबाज शरीफ साहब को बड़े जीनियस समझते थे। अच्छा, ये एक वैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनके जहन में एक इमेज था शहबाज शरीफ साहब का ना। वज़ीर आला पंजाब हो रहे बड़े अरसे तक, बड़े उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनको वो एक कहते हैं ना कि जैसे आप फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के तौर पर जिनको आप पोस्टर की तरह शो कर सकते हैं कि जी ये हमने मेट्रो बना दी, ये कर दिया। तो एक ओवरऑल जो इमेज जाता था वो यही था कि जी शहबाज शरीफ साहब कोई बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या वो बड़ा अच्छा कुछ चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लेते हैं और इस तरह से। तो वो एक उनका इमेज बहरहाल था और बहुत सारे लोगों के जहन में था। तो शायद भाजपा साहब भी उसी इमेज के मेरा ख्याल है इन्फ्लुएंस में थे बकौल खान साहब। और यानी कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो शायद वो यही चीज़ जो है उनकी शहबाज स्पीड उसको जो है वो हमें वफाक में भी करते हुए काम नज़र आएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके बरक्स। इस जो ये 6-8 महीने की हुकूमत है इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। 3-4 चीज़ों को तो आप बिल्कुल इजीली जो है ना वो काउंट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो ये एक इमेज था शहबाज शरीफ साहब का कि जनाब ये सबसे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या बड़े जीनियस हैं, या बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया है। सबको पता चल गया, एक्सपोज हो गए बुरी तरह कि वो पंजाब में एक सेटल्ड ब्यूरोक्रेसी के साथ, एक सेटल्ड, आपको ज़ाहिर है पैसों का इतना इशू नहीं था, वफाक से पैसे आ गए, सूबे ने इकट्ठे कर लिया, आपके पैसे भी आ गए, आपने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, और एक सेटल्ड ऑलरेडी जो सूबा है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी सालों से आपके साथ काम कर रही है, आपकी लॉयल भी है, तो वहाँ पर उन लोगों के साथ काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो और होती हैं, बहुत चैलेंजिंग चीज़ें जो होती हैं उस तरीके से जिसमें फॉरेन रिलेशनशिप्स आ जाएँ, या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आ जाएँ, या आपके इकॉनमी की सिचुएशंस आ जाएँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप उससे बचे हुए होते हैं सूबे की हद तक। तो वो उस वक्त तक तो वो कहते हैं ना चल चलाओ उनका चलता रहा। लेकिन जब वो वफाक में आए तो सारी सूरत हाल, सारी जो तजर्बाकारी थी वो खुल के सामने आ गई, और ये जो सारा एक इमेज बना हुआ था वो सारा धड़ाम से नीचे गिर गया। अब पता चला कि जनाब वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशंस होती हैं जो कि सब फिर बहुत सोशल मीडिया पे उसका रिकॉर्ड लगाते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, ओवरऑल आप इकॉनमी का आप देख लें, कोई उनके पास प्लान नहीं है जनरली भी, कहीं पर भी वो कोई बहुत डिसीजन मेकिंग में उस तरह से एक प्रोमिनेंट फिगर या एक डिसाइसिव फिगर के तौर पर हमें कहीं नज़र नहीं आए हैं। और इत्तेहादी हुकूमत में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होकर कभी किसी को दे, कभी किसी को 75 रुकनी तो उन्होंने कैबिनेट बना ली है बगैर किसी मकसद के। बहुत सारे तो वज़रा ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो वज़ीर आला पंजाब जो पंजाब में सारी वजारतें अपने हाथ में रखते थे, कैबिनेट छोटी होती थी, सारे अपने हाथ में काम रखे होते थे। अब सूरत हाल ये है विफाक में जाके जनाब वो वजारतें बांटी हुई हैं लोगों को खुश करने के लिए, काम करने के लिए उनके पास कोई धंधा है नहीं। तो ये उनका वो जो एक इमेज था वो सारा वो क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं उनसे मैनेज हो सका, ना सैलाब ज़दगान मैनेज हो सके।
यहाँ पर वो बड़े डेंगी के वो कारनामे गिनवाते थे कि जब हमने कर लिया, यहाँ पर जब आपको एक आफत का सामना करना पड़ा तो आप ठुस हो गए। तो बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एक ये मिथ बनी हुई थी ये ख़त्म हो गई। दूसरी एक मिथ बनी हुई थी कि जनाब शायद जो भी चीज़ें हैं, हुकूमत जो थी खान साहब की ये वो तो इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी और उनको सारा कुछ पता था, वो कर रहे थे। तो ये भी मिथ अब ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर वो इतना ही तुर्रम खां थे, वो चला रहे थे, तो भाई फिर इनके साथ भी चला लेते। अब तो पूरी जो है वो आपके साथ सियासी जमातें थी, सारा कुछ था, तो उसमें फिर ये अब क्यों नहीं चला पाए? क्यों आपकी इकॉनमी का ये हाल है कि हर वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो सर पे मंडला रहा है आपके। तीसरी एक मिथ थी कि जनाब कौमी हुकूमत अगर कभी कभी पाकिस्तान में बनेगी तो शायद जैसे पता नहीं कोई दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और पता नहीं कोई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो वो भी कौमी हुकूमत आपने देख ली, सारी जमातें एक्सेप्ट पीटीआई इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में है, सारे अपना हुकूमत के मज़े लूट रहे हैं, लेकिन बात कुछ नहीं बनी। तो बहुत सारी जो ऐसी मिथ्स थी वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होकर रह गई हैं इस सारे 6-7 महीने के पीरियड में। और एक और मिथ वो इसहाक डार साहब के वाले से थी कि जिनको समझा जाता था कि वो बड़े कोई चैम्पियन है इकॉनमी के और वो पता नहीं कोई जादू की छड़ी है उनके पास या क्या। तो वो भी सबने, उनका जो भरम था एक थोड़ा बहुत, वो भी सारा जाता रहा, सबको पता चल गया कि वो कितने के पानी में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से अब सारी गलतफहमियाँ लोगों की जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। लेकिन ये सारी बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने भी जब ये बात की कि जी शहबाज शरीफ साहब को बड़ा जीनियस समझते थे, तो मुझे फिर यही बात याद आई कि बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते थे, लेकिन वो अब सारी चीज़ जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। उसके अलावा जो एक दो इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने की, वो कन्विंस्ड लग रहे थे कि वो उन्होंने असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील करनी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि अब उनके पास खुद भी ज़्यादा वक्त नहीं है और उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि जितनी चीज़ लिंगर ऑन होगी उतना उन्हें नुकसान भी होगा। और एक चीज़ वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन जो हैं वो अगले साल होते हैं बाकी भी पूरे मुल्क में, लेकिन यहाँ पर वो फ्रेश मैंडेट लेकर दोनों सूबों में आ जाएंगे, तो इन दो सूबों में तो हर सूरत जो है वो दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाना ही जाना है। लेकिन अब खान साहब को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई यू टर्न लेते हैं वो और उस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये उनके अपनी सियासी साख के लिए भी खासा नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनके इंटरव्यू के हवाले से। और एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि एक मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी कि सुलेमान शहबाज शरीफ साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मरकज़ी मुलज़िम भी हैं उनके बहुत सारे केसेस में, वो जो हैं वो वापस आ रहे संडे को। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम वापस आ रहे हैं और मेरा तो जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के साथ है। मैं मतलब है कि काफ़ी इस पे स्टेटमेंट पे जो थी वो हैरान भी हुई और हंस भी रही थी कि यार ये कैसा जीना मरना है कि 4 साल पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा आपको पता ही नहीं है, आप बाहर बैठे हुए मज़े लूट रहे हैं और ऊपर से डायलॉग बाजी आप चेक करेंगे जनाब हमारा जीना मरना तो पाकिस्तान में। जीना मरना पाकिस्तान का मतलब ये है कि आपके ऊपर अच्छा वक्त आए, आपके ऊपर बुरा वक्त आए, पाकिस्तान में लोगों के ऊपर अच्छा वक्त आए, पाकिस्तान के ऊपर लोगों में बुरा वक्त आए, तो फिर आप ये बातें करते अच्छे लगते हैं। आपका पैसा सारा यहाँ पर हो, फिर आप कहेंगे जनाब हमारा तो मुल्क ये है, हम यहीं पर रहने वाले हैं। आपकी औलादें यहाँ पर हों, फिर आप ये बात कहेंगे जनाब हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। अगर आपकी इलाज मुआवजे यहाँ पर हों, फिर आप ये बात करेंगे जनाब हमारा जीना मरना पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में ही है। अगर आपको कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़े, फिर आप ये बात करेंगे हमारे साथ जो मर्जी सलूक हो, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में भी है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो जब अच्छा वक्त होता है तब आप आ जाते हैं, जब आप लोगों को इक़्तिदार से निकाला जाता है आप बाहर जाके अपने कारोबार चलाते हैं मज़े से। वहाँ पर आप बड़े बड़े लॉन्ग कोट पहन कर अंग्रेज़ों की तरह फिर रहे होते हैं मज़े से और याशियाँ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आवाम सड़कों पर रुल रही है, सैलाबों में बह रही है, जो मर्जी महंगाई की चक्की में पिस रही है, 2 वक्त की उसे रोटी नहीं मिल रही। आपको क्या लगे इन चीज़ों से? और ऊपर से आप आके फिर हमदर्द बनते हैं। तो इतनी ड्रामेबाजी है, लेकिन अब ये चीज़ें एक्सपोज इतनी बुरी तरह हो चुकी हैं कि ये अब इस तरह की जो डायलॉग बाजी है ना, जो वो हबीब जालिब के शेर सुना के आप कर लें या फिर आप जो है लोगों के सामने जज्बाती गुफ्तगू करके कर लें, तो वो फिर लोग इस चकमों में अब आने वाले नहीं हैं। वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है कि भाई आपका कॉल क्या है और आपका फेल क्या है। तो उस चीज़ को फिर जब आप जज कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली लोगों को पता चल जाता है कि यार जीना मरना किसका पाकिस्तान में है और किसका जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, और कौन जो है वो बाहर जाकर अपने तमाम तर मामलात को, ईद शबरातें उनकी बाहर हैं, शादियाँ उनकी बाहर हैं, कारोबार बाहर, बच्चे बाहर, इलाज बाहर। तो फिर आप कहें कि जी हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, तो फिर पता नहीं कौन है कि जो आपकी बात पे बिलीव करेगा। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।